नमस्कार मित्रों। आज से ही हम इतिहास के जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके प्री और मेंस के हिसाब से पूरा भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। आज से ही हम प्रत्येक दिन एक क्लास मैराथन के थ्रू लाएंगे और आधुनिक भारत का सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। ब्रिटिश राज्य की प्रारंभिक संरचना। सबसे पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1857 ईस्वी में प्लासी विजय के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एक व्यापारिक संस्था थी सने सने साम्राज्य की स्वामित्व बन गई। क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी में प्लासी विजय के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले व्यापारिक कंपनी थी सने सने साम्राज्य की स्वामित्व बन गई। कंपनी ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में ही बहुत सारे क्षेत्रों को विजित किया, जैसे अवध हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया। उसके बाद में इन क्षेत्रों पर अपने हितों की पूर्ति के लिए सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था की जरूरत समझी। जैसे प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल में, उसके बाद में अवध हुआ, मराठा, मैसूर जैसे साम्राज्य थे, अपने अधिकतर क्षेत्रों को जीत लिया था। कंपनी में आरंभ में कंपनी ने भारतीय स्थिति के अपने इलाकों का प्रशासन भारतीयों के हाथों में छोड़ दिया। जैसे जो राज्य थे उन्हें जीत लिया था, जीतने के पश्चात उन्होंने भारतीयों के हाथों में उसका प्रशासन सौंपा और वो सिर्फ कर के रूप में थोड़ा बहुत पैसे लेते थे, किंतु अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की कमी को देखकर प्रशासन को अपने हाथों में लिया। वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस के समय नई व्यवस्था की नींव पड़ी। जैसे ही हेस्टिंग और कॉर्नवालिस नए गवर्नर बन के आए, उन्होंने अपनी नई व्यवस्था प्रारंभ की। नींव अंग्रेजी प्रशासन व्यवस्था के ढांचे पर रखी गई। समय समय पर नई आवश्यकताओं, नए अनुभवों, नए विचारों के फलस्वरूप प्रशासनिक संरचना में व्यापक परिवर्तन हुए, मगर इन परिवर्तनों के दौरान साम्राज्यवाद के व्यापक उद्देश्य को कभी नहीं भुलाया गया। इन सभी प्रशासनिक संरचनाओं में परिवर्तन तो हुए, लेकिन सभी जो साम्राज्यवाद के व्यापक उद्देश्यों को लेकर ही किए गए थे। उसके बाद में देखिए कि वस्तुत कंपनी प्रशासन के दौरान प्रशासन के 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे। कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी और कंपनी के संचालनगण यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और भारत का गवर्नर जनरल जीओआई। भारत में ब्रिटिश प्रशासन के 3 खंभों पर टिकी हुई थी। कौन कौन से थे? कि भारत में जो कंपनी थी जो 3 खंभों पर टिकी हुई थी, कौन कौन से हैं? नागरिक सेवा, सिविल सर्विस और सेना और पुलिस। इस प्रशासनिक संरचना का विकास का कारण था कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, ब्रिटिश शासन को स्थायी बनाना। कानून और व्यवस्था के अभाव में ब्रिटिश सौदागर व विनिर्माण अपनी वस्तुओं को भारत में कोने कोने में बेचने की उम्मीद नहीं रख सकते थे। अब विदेशी होने के कारण अंग्रेज भारतीय जनता का स्नेह पाने की आशा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए जन समर्थन के बजाय शक्ति का सहारा लिया। देखिए प्री और मेंस में ऐसा आ सकता है, प्री में टॉपिक आ सकता है कि कौन सा कथन सत्य है या नहीं। इसमें बोल रहा है कि ब्रिटिश होने के कारण अंग्रेजों ने भारत का स्नेह पाने की तो आशा नहीं थी, उन्होंने भारत पर नियंत्रण बनाए रखने का जन समर्थन की बजाय शक्ति का सहारा लिया। ये सत्य कथन है, ऐसा आ सकता है कथन के बारे में। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सिविल सर्विस। सिविल सेवा का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापक व्यवस्था से हुआ। 1765 में कंपनी की सेवा में निम्नतम पद राइटर का था, जिसकी नियुक्ति डायरेक्टर द्वारा की जाती थी। इन कर्मचारियों के वेतन बहुत कम थे, अतः अतिरिक्त आय की पूर्ति हेतु इन्हें कुछ निजी व्यापार की अनुमति थी। सबसे पहले 1765 में कंपनी की सेवा में निम्नतम राइटर था और जिसकी नियुक्ति डायरेक्टर करता था। इन कर्मचारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए उन्हें निजी व्यापार करने की थोड़ी बहुत अनुमति थी। जब कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई, तब इन्हीं कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्य प्रारंभ कर दिए। वे अत्यंत भ्रष्ट थे और अस्थायी बुनकरों, सौदागरों का उत्पीड़न कर राजाओं और नवाबों से घूस लेकर अपना धन संपत्ति अर्जित की। इससे कंपनी के प्रशासनिक सेवा में भ्रष्टाचार का अनुशासनहीनता फैली। देखिए जो
कंपनी के जो प्रशासनिक व्यक्ति थे ये बहुत ही भ्रष्ट थे, जो राजाओं नवाबों से घूस लेकर धन संपत्ति अर्जित करते थे। क्योंकि इनका वेतन था प्रारंभ में बहुत ही कम था, इसलिए ये अब कॉर्नवालिस 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने प्रशासनिक सेवा में सुधार किया। 1786 में जो कॉर्नवालिस था भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने प्रशासनिक सेवा में सुधार किया। उसने महसूस किया कि कंपनी तब तक ईमानदारी और कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकती जब तक कि पर्याप्त वेतन नहीं दिए जाते। ये बहुत ही समझदार था। इसने सोचा कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं तब तक ईमानदारी और कुशलतापूर्वक कार्य नहीं करेंगे जब तक इनका पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाए, अन्य स्रोतों पर उनकी निर्भरता समाप्त न की जाए। इसलिए उसने निजी व्यापार और नजरानों के लिए जाने की सख्त कानून बनाए। साथ ही कंपनी के वेतन बढ़ा दिए और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता को आधार बनाया। अब देखिए मेन महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है कि वर्तमान में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को खत्म करने हेतु एवं प्रशासन में दक्षता लाने हेतु भारत सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग के माध्यम से वेतनिक सुविधाएं बढ़ाने की बात कही गई है। जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और प्रशासन में दक्षता लाने हेतु छठे वेतन आयोग के माध्यम से वेतनिक सुविधाएं बढ़ाने की बात कही गई है। अब सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। जो 1800 में वेलेस्ली ने सिविल सेवा में आने वाले लोगों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की, परंतु यह योजना बहुत ही व्ययशील होने की वजह से जल्द ही बंद हो गई। क्या कह रहा है कि सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1800 में वेलेस्ली भारत में आया और सिविल सेवा में आने वाले लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, परंतु ये योजना बहुत ही व्ययशील होने की वजह से बहुत ही जल्द बंद हो गई। परंतु प्रशिक्षण हेतु मतों को समझते हुए 1806 में इंग्लैंड में ही हेलीबरी ईस्ट कॉलेज की प्रशासन कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन जो प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण था तो 1800 में इंग्लैंड में ही जो हेलीबरी ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि कॉर्नवालिस के समय सिविल सेवा के भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। क्या कॉर्नवालिस के समय सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कॉर्नवालिस के समय से ही सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल किया गया था? तो कथन सत्य है असत्य, तो यह असत्य हो जाएगा। क्यों शामिल नहीं किया? उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश विचारों और संस्थानों और व्यवहारों पर आधारित कोई प्रशासन केवल अंग्रेजी कार्यकर्ताओं द्वारा ही पूरी तरह स्थापित किया जा सकता है। उन्हें ऐसा लगता था कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वही प्रशासन करने में सक्षम हैं, उनकी जो योजनाओं को पूरी तरह से लागू कर सकते हैं, और भारतीय लोगों पर योग्यता ईमानदारी पर उन्हें भरोसा नहीं था। किंतु यह ईमानदारी और भ्रष्टाचार ब्रिटिश अफसरों पर ही लागू होती थी। कॉर्नवालिस द्वारा उनके वेतन बढ़ाने के पीछे यही उद्देश्य था कि ब्रिटिश अब कि भ्रष्टाचार अब न करें, अर्थात वे पहले अंग्रेजी भ्रष्ट थे। जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार के अवसर में के अंग्रेजों पर ही लागू थे, क्योंकि पहले वही प्रशासन के पदों पर थे और अंग्रेज पहले भी भ्रष्ट थे। ऐसा टॉपिक आ सकता प्री में आया भी हुआ है। 1828 में बेटिंग के आने के बाद सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश का रास्ता खुला। अब प्री में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि खतन में 1828 में बेटिंग के आने के बाद सिविल सेवा में भारतीयों का प्रवेश का रास्ता खुला, तो टॉपिक सत्य था वो। वस्तुत बेटिंग उपयोगितावादी विचारों से प्रभावित था। उसके अनुसार भारतीयों को कम वेतन पर ही बहाल किया जा सकता है। उसने सोचा कि जब अंग्रेज अधिकारी थे बहुत अधिक वेतन लेते थे, उसके बदले में अगर भारतीयों को रखा जाए तो वो बहुत ही कम वेतन में रह सकते हैं। इससे कंपनी के खर्च में बचत होगी। साथ ही भारतीय व्यवस्था समस्याओं परिस्थितियों से पूर्व जानकार होने की वजह से वे अधिक सफलतापूर्वक प्रशासन कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है।
उसने सोचा कि अगर अंग्रेज़ों को रखें तो वेतन बहुत अधिक लेंगे, अगर इसके बदले में भारतीयों को ही भारत में प्रशासन करने के लिए उच्च पदों पर रखेंगे तो वो व्यवस्था को जानते हैं, समस्याएं परिस्थितियों से पूर्व जानकारी होने की वजह से सफलतापूर्वक शासन कर सकते थे। अब 1853 में क्या है, 1853 में कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां कंपनी का संचालन मंडल ही करता था, जो अपनी इच्छा अनुसार करता था और अपने प्रिय मित्रों को बहाल करते रहे। योग्यता के लिए उसमें कम स्थान थे। का 1853 तक कंपनी में जो प्रशासन अधिकारियों की नियुक्ति जो संचालन मंडल ही करता था और अपने जानकारों को अधिक या ऊंचे पदों पर करते थे, योग्यता का स्थान कम ही था। अतः ब्रिटिश संसद ने भारतीय नागरिकों को अधिक कुशल और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 1853 में जो चार्टर एक्ट द्वारा संचालकों सीओडी से नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया और प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। इसके लिए 18 से 23 वर्ष की आयु निर्धारित की गई और लिटन के समय 1878 में आयु घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। देखिए ये जो टॉपिक हैं यूपीएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये जो लाइनें हैं सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय नागरिक सेवाओं को कुशल और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा संचालक सीओडी से नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया या नहीं लिया, ऐसा आ सकता है। बाद में प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई जिसके लिए 18 से 23 वर्ष की आयु का निर्धारण की गई थी और लिटन के समय 1878 में सीमा घटाकर, अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसके समय 1878 में आयु घटाकर 19 वर्ष की दी थी लिटन के समय। अब क्वेश्चन है कि 1886 में सिविल सेवा के संदर्भ में एंचिसन कमीशन का गठन किया गया, जो 1911 से 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इस्लिंगटन आयोग का गठन किया गया था। अब 1900, अब देखिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण आ रहे हैं, प्री में बहुत बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और आएंगे यहीं पर। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे ही बहुत बार जो सत्य कथन की लाइन है उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। 1922 में भारत या इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साहसी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। का 1922 से भारत में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था। 1924 में ली कमीशन का गठन हुआ। इसने लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की। फलतः 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। देखिए जो ये टॉपिक हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण लाइनें हैं, यहीं से आएंगे क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। 1924 में ली कमीशन का गठन हुआ। ऐसा आ सकता है कि 1925 में ली आयोग का गठन, ली कमीशन का गठन हुआ था क्या, तो नहीं, 1924 में हुआ था। इसने लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की, तो इसने पूछ सकते हैं कि इसने कौन सी सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की थी, लोक सेवा की। बाद में फलतः 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, तो पूछ सकते हैं कि कब हुआ, कि ली कमीशन की जो आयोग के गठन की अनुशंसा की थी तो लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 1926 में। अब 1935 ईस्वी के अधिनियम में संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया। ये महत्वपूर्ण है। 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान लाया गया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्वतंत्रता पश्चात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो वर्तमान में सिविल सेवा की नियुक्ति की अनुशंसा करती है। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, जो सिविल सेवा की नियुक्ति की अनुशंसा करती है। अब देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिविल सेवा में प्रथम जो सेवा में स्थान प्राप्त किया, जो पहले भारतीय हो गई। और 1871 में एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दत्त, बिहारी लाल गुप्ता सिविल सेवक बने। तो आप देख लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आप कहते हो कि कहाँ से प्री में क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं, यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो ऐसा नहीं होता है। सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं और सामने से आते हैं, हम पढ़ते नहीं, वो बात अलग होती है।
अब देखिए मूल्यांकन कर लेते हैं जो सिविल सेवकों के बारे में थी। सिविल सर्विस इंडियन सिविल सर्विस एक अत्यंत कुशल और शक्तिशाली सेवा के रूप में विकसित हुई। इनके सदस्यों को काफ़ी अधिकार थे। बहुधा वे नीति निर्माण के कार्य में भी भाग लेते थे। उनकी आज़ादी, ईमानदारी एवं कठिन परिश्रम की कतिपय परंपराएं विकसित की। यद्यपि इन गुणों से स्पष्टता भारतीय हितों को नहीं बल्कि ब्रिटिश हितों को साधा। जो भारत में सिविल सर्विस थी उन्होंने पूर्ण रूप से ब्रिटिश गुणों को ही या अपने ब्रिटिश हित को ही साधा। भारतीयों का विकास करना उसका कतई ही मकसद नहीं था। भारतीय सिविल क्या है, भारतीय सिविल सेवा को इस्पात का चौखट कहा गया, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का पोषण किया और लंबी अवधि तक बनाए रखा। ब्रिटिश साम्राज्य के हित क्या है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित में उन्होंने भारतीयों का दमन किया। फलतः यह उदीयमान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हमले का निशाना बनी। जो सिविल सर्विस है कि ब्रिटिश साम्राज्य के हितों में इसने भारतीयों का दमन किया, केवल शोषण ही किया भारतीय लोगों का। यह उदीयमान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हमले का निशाना बनी। सिविल सेवा का भारतीयकरण राष्ट्रवादियों की प्रमुख मांग के रूप में सामने आई। ये क्वेश्चन आ सकता है। जो सिविल सर्विस थी जो भारतीयों का दमन किया, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हमले का निशाना बनी और सिविल सेवा का भारतीयकरण राष्ट्रवादियों की प्रमुख मांग के रूप में सामने आई। इसके बाद में देखिए हम पढ़ेंगे आर्मी सेना के बारे में। क्या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा आधार स्तंभ क्या थी, सेना थी, आर्मी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा आधार स्तंभ सेना थी। सेना में 4 महत्वपूर्ण कार्य प्रीम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है। सेना के 4 महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य थे देख लेते हैं। वह भारतीय शक्तियों को जीतने के लिए औजार बनी। देखिए यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आधार स्तंभ सेना थी उसके क्या महत्वपूर्ण कार्य थे, वर्णन के या लिखो। तो सबसे पहले है कि भारतीय शक्तियों को जीतने के लिए औजार बनी। उसने विदेशी प्रतिद्वंदियों में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की। क्या उसने विदेशी प्रतिद्वंदियों से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की। जैसे जो अन्य कंपनियां थी, फ्रांसीस कंपनी थी, डच थी, डेनमार्क वगैरह, उनसे ब्रिटिश कंपनी की रक्षा की। आंतरिक विद्रोह के खतरे में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की रक्षा की। जो आंतरिक विद्रोह हुए उनसे कंपनी की रक्षा की। अब एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का भी प्रमुख हथियार थी। जो सेना थी उसी के बल पर जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है जो अफ्रीका में और एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, सेना के बल पर ही किया था। जो 4 टॉपिक महत्वपूर्ण हो गए कि वह भारतीय शक्ति को जीतने के लिए औजार बनी और ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की और आंतरिक विद्रोह को दबाने में भी सफलता हासिल की और एशिया अफ्रीका में साम्राज्य की पूर्ण रूप से रक्षा की। क्लाइव ने, अब देखिए पढ़ देते हैं आगे। क्लाइव ने सैन्य सुधार के क्रम में सैनिकों के भत्ते में कटौती की। जो क्लाइव है उसने सैनिकों के भत्ते में कटौती की। फलस्वरूप, देखिए महत्वपूर्ण लाइन है ये, प्री में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। फलतः असंतुष्ट अंग्रेजी क्या है, असंतुष्ट जो अंग्रेज सैनिक थे पदाधिकारियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि श्वेत विद्रोह क्यों हुआ। का क्लाइव ने सैन्य सुधार के क्रम में सैनिकों के भत्ते में कटौती की। फलस्वरूप असंतुष्ट जो अंग्रेजी सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसे ही श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया। अंग्रेजी सेना के 2 विभाग थे। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी सेना के 2 विभाग थे। ब्रिटिश सम्राट की सेना, के ब्रिटिश सम्राट की सेना जो यूरोपियों की थी, जिसे कंपनी की सेवा का कार्यभार सौंपा गया था। क्या कह रहा है, पहले तो ब्रिटिश सम्राट की सेना होगी, दूसरी कंपनी की सेना की टुकड़ी मुख्य रूप से भारतीय सैनिक थे। अंग्रेजों ने विस्तार किया और सेना के 2 रूप दिए। एक तो ब्रिटिश सम्राट की जो कोई वहाँ का सम्राट था, जो राजा था, उसकी सेना होगी। दूसरी कंपनी की सेना है, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय सैनिकों को ही शामिल किया गया था। अब देखिए एक साम्राज्य विस्तार के साथ साथ देशी यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि भी हुई।
परंतु यह सैन्य संगठन दोषपूर्ण था। सम्राट क्या है, सम्राट की सेना के सेना की टुकड़ी को अधिक वेतन, देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि साम्राज्य विस्तार के साथ देशी यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई, परंतु ये सैन्य संगठन दोषपूर्ण था। सम्राट की सेना की टुकड़ी को अधिक वेतन दिया गया, जबकि कंपनी की टुकड़ी के जो कम वेतन, उसमें भी भारतीय सैनिकों को यूरोपियों की तुलना में कम वेतन दिया गया। देखिए जो भेदभावपूर्ण यहीं देखा गया, जो सम्राट की सेना थी उसमें सैनिकों को अधिक वेतन दिया जाता था। उसके बाद में जो कंपनी की टुकड़ी की सेना थी, जो मुख्यतः भारतीय थे, उसमें भी अगर कोई अंग्रेज या ब्रिटिश लोग थे उन्हें अधिक वेतन दिया जाता था, और जो भारतीय थे उन्हें कम, सबसे कम, बहुत ही कम वेतन दिया जाता था तुलना में। अब देखिए कॉर्नवालिस ने अंग्रेजी सैनिकों के असंतोष को दूर करते हुए कंपनी के अंग्रेजी पदाधिकारियों को सम्राट की टुकड़ी के समान वेतन दिए, लेकिन भारतीय सैनिकों को, जो भारतीय सैनिक थे, असंतोष को दूर करने का प्रयास ही नहीं किया, अपितु बढ़ावा ही दिया। सेना में उन्हें निम्न पद दिए गए और भेदभाव किया गया। क्या कह रहा है जो कॉर्नवालिस था, जो अंग्रेजों के लिए तो जो असंतोष दूर करने के लिए जो सम्राट के सेना थे उसी की बराबरी कंपनी के सैनिकों को वेतन दिया गया, परंतु जो भारतीय सैनिक थे उनको निम्न पद दिए गए और भेदभाव किया गया। 1857 में कंपनी की सेना में, क्या है, 1857 में कंपनी की सेना में 3,11,000 सैनिक थे, जिसमें भारतीयों की संख्या 2,65,900 थी। इस संख्या कई बार पूछा जा सकता है कथन में। इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ 3 भारतीय सैनिक पदाधिकारी थे। क्या इतनी बड़ी सेना में 2 लाख से या 3 लाख के पास ही थी, 3 भारतीय सैनिक पदाधिकारी थे, यानी ऊंचे पदों पर थे, जिन्हें 300 रुपये प्रति माह मिलता था। इस व्यवस्था ने भारतीय सैनिकों में असंतोष पैदा किया, जो 1857 विद्रोह का प्रमुख कारण बना। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जो सैनिक विद्रोह था, भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं उसे, उसका मेन कारण यही था, असंतोष था। भारतीय सैनिकों को इतनी बड़ी संख्या में नियुक्त करने का यह कारण था कि ब्रिटिश सैनिक अपेक्षाकृत अधिक खर्चीले थे। ब्रिटिश की जनसंख्या भी कम थी, जो क्या इतनी बड़ी सेना में जो भारतीय अधिक थे, लेने का यही कारण था। एक तो वे वेतन बहुत ज़्यादा लेते थे, दूसरी की ब्रिटेन की जनसंख्या बहुत कम थी। यह आश्चर्य की बात है कि मुट्ठी भर विदेशी ऐसी सेना के जरिए भारत को जीत सके। देखिए उसमें ब्रिटेन की जनसंख्या 3 करोड़ से 4 करोड़, उसे भी कम थी, मान लो बहुत कम थी, और भारत की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक थी, तो उस पर उन्होंने मुट्ठी भर, ब्रिटिश लोगों ने भारत पर, बहुत बड़े भारत पर, जो बहुत बड़ी भारत की सेना थी, जैसे मराठा साम्राज्य हो गए, राजपूत हो गए, जो मुगल हो गए, बहुत ताकतवर थे, जैसे बंगाल भी थे, मुट्ठी भर लोग आए और जीत लिए, भारत को जीत और नियंत्रित कर सके, जिसमें भारतीयों का बहुमत था। इसका कारण था कि देश में उस वक्त आधुनिक राष्ट्रीयता का अभाव था। बिहार और अवध के किसी सैनिक ने यह न सोचा कि न ही वह ये सोच सकता था कि मराठों और पंजाबियों को हटाने में कंपनियों की सहायता कर वह भारत ही विरोधी है। जैसे उस समय ब्रिटिश सेना में बिहारी और अवध के लोग जो भी थे, जो मराठा और पंजाबियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, उस समय वे नहीं सोच रहे थे कि वो भारतीयों का ही हानि कर रहे हैं। अब दूसरी ओर भारतीय सैनिकों की सबसे पुरानी परंपरा थी कि जिसमें वह वेतन पाएं, उसकी निष्ठापूर्वक सैनिक सेवा करें। भारतीयों की ये मतलब पहले से थी, जो वेतन देगा उसको तन मन धन से पूरे जोर से उसके और समर्पित कर देते थे। कि दूसरी ओर भारतीय सैनिकों की बड़ी पुरानी परंपरा थी, जिससे वे वेतन पाएं, उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करें। कंपनी ने इस सेवा का बहुत बहुआयामी तरीके से प्रयोग कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। सड़कों, रेलों के निर्माण, सिंचाई, राजस्व व्यवस्था, विद्रोह का दमन आदि कार्यों में सेना की सहायता समय समय पर ली गई। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है ना, कि कंपनी ने इस सेना का बहुआयामी तरीके से प्रयोग किया। कैसे? सड़कों, रेल निर्माण, सिंचाई, राजस्व व्यवस्था, विद्रोह दमन में सेना का बहुत बड़े स्तर पर समय समय पर उपयोग लिया। अब 1857 के विद्रोह के उपरांत अंग्रेजी सैनिक और पदाधिकारी की संख्या में वृद्धि हुई।
बंगाल की सेना में भारतीय व यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2.1 रखा गया। भारतीय व यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्या है? 2.1 रखा गया। ब्रिटेन के पश्चात सैनिकों में विद्रोह के पश्चात सैनिकों को आपस में विभाजित करके संतुलित बनाए रखने की नीति अपनाई गई। उसके लिए सैनिकों को की भर्ती जाति और क्षेत्र और धर्म के भेद के आधार पर की गई। क्षेत्रीय आधार पर सेना का गठन किया गया। कुमायूं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट आदि जैसे रेजिमेंटों का निर्माण किया गया और उन्हें जाति धर्म के आधार पर बनाया गया ताकि वो संयुक्त रूप के या एक होकर विद्रोह न कर सकें। कर्जन के समय सैन्य सुधार हेतु किस्नर टेस्ट के सैनिक परीक्षण में शामिल किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आधार स्तंभ थे, सिविल सर्विस, उसके बाद में आर्मी, सेना के पश्चात जो पुलिस व्यवस्था थी जो भारत में बनी, उसके बारे में देख लेते हैं। पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ थी। पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ थी। इस व्यवस्था को लागू करने वाला कॉर्नवालिस ही था। तो इससे कह सकते हैं कि इसे पुलिस प्रशासन को लागू किसने किया था? कॉर्नवालिस ही था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया गया। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना की। उसने विभिन्न स्थानों पर दरोगाओं के नेतृत्व में थानों की स्थापना की। और पुलिस व्यवस्था उस समय तक ब्रिटेन में विकसित नहीं हुई थी। इस मामले में ब्रिटिश या भारत ब्रिटिश से आगे था। जो पुलिस व्यवस्था है, जो भारत में जो गांव और बड़े शहर थे वहाँ पर थानों की स्थापना की गई थी। और उस समय देखिए ब्रिटेन में पुलिस व्यवस्था नहीं थी और इसलिए भारत ब्रिटेन से आगे रहा। जिला पुलिस अधीक्षक पद बनाया गया। क्या कह रहा है? जिला पुलिस अधीक्षक पद बनाया गया। वह जिलों में पुलिस संगठन का प्रधान हो गया। पुलिस में भी सभी ऊंचे पदों पर भारतीयों को अलग रखा गया। गांव में पुलिस की जिम्मेदारियों को चौकीदार निभाते थे। क्या कहता है? गांव में जो पुलिस की जिम्मेदारी थी उसे चौकीदार निभाते थे, जो गांव में ही पहले चौकीदारी करते थे। पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार कर्जन के समय हुए, जब उनके वेतन में वृद्धि हुई, प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई। पुलिस का मुख्य कार्य क्या था? ब्रिटिश शासन की सेवा करना था। जनसाधारण के जीवन और सम्मान की सुरक्षा करने में पुलिस की भूमिका प्राय नगण्य रही। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने में इसका भरपूर प्रयोग किया गया। क्या कहते हैं? पुलिस का मुख्य कार्य में ब्रिटिश शासन की सेवा करना ही रहा। जनसाधारण के जीवन और सम्मान की सुरक्षा करने में पुलिस की भूमिका तो रही नहीं थी। जो राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने में महत्वपूर्ण भरपूर रूप से इसका प्रयोग किया गया। और इसकी सेना में निम्नतम पदों पर अधिकतर भारतीय ही सैनिक थे। अब देखिए पढ़ लेते हैं न्याय व्यवस्था। 1765 में दीवानी प्राप्त करने से लेकर 1765 में जो बक्सर का युद्ध हुआ तभी से अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे, लेकर 1782 तक ब्रिटिश न्याय प्रणाली की स्थापना नहीं हुई। इसका कारण यह था कि फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों में अंग्रेजों के प्रति ईर्ष्या की भावना बढ़ती जाती है और भारतीयों के प्रत्यक्ष असंतोष का सामना करना पड़ा, जो कंपनी के लिए घातक होता है। क्या भारतीयों के प्रत्यक्ष असंतोष का सामना करना पड़ा, जो कंपनी के लिए घातक होता। वॉरेन हेस्टिंग ने दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए, क्या कह रहा है? जो वॉरेन हेस्टिंग थे, दीवानी और फौजदार न्यायालयों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय व्यवस्था की नींव रखी। आगे कॉर्नवालिस और वेटिंग के समय इसे महत्वपूर्ण सुधार किए गए। प्रत्येक जिले में दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, यहीं से आते हैं। प्रत्येक जिले में दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। शादी विवाह, कर्ज, उत्तराधिकार, लगान आदि मामलों का निस्तारण होता है। इसका निर्णय कलेक्टर करते थे। दीवानी कौन करते थे? कलेक्टर। दीवानी अदालत के ऊपरी कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत स्थापित की गई। दीवानी अदालत के ऊपर कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत स्थापित की गई थी। दीवानी मुकदमा में जाति कानून, हिंदुओं के संदर्भ में हिंदू, मुसलमानों के संदर्भ में मुस्लिम कानून लागू हुए। उस समय देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि दीवानी मुकदमों में जाति कानून, हिंदुओं के संदर्भ में हिंदू और मुसलमानों के संदर्भ में मुस्लिम कानून लागू किए गए, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून के अनुसार ही निर्णय होते थे।
जिले में एक फौजदारी न्यायालय भी था जिसमें कंपनी का भारतीय अधिकारी मौलवी मुफ्ती की सहायता से न्याय करता था। क्वेश्चन आ सकता है कि जिले में एक फौजदारी न्यायालय भी था जिसमें कंपनी का भारतीय अधिकारी मौलवी मुफ्ती की सहायता से न्याय करता था। अब रेगुलेट एक्ट के जरिए 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। जो रेगुलेट एक्ट आया था उसके जरिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की लॉर्ड जिम्पे जो भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता के जो बने थे न्यायाधीश। कॉर्नवालिस ने क्या कह रहा है कि कॉर्नवालिस ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार किए। कॉर्नवालिस कोड लागू किया। उसने व्यापार शासन न्याय के विभिन्न कानूनों को अलग अलग संग्रह किया। यह सुधार शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। अर्थात अब कलेक्टर से न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई और केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही उसके पास थी। अब देखिए कॉर्नवालिस ने क्या किया। जो पहले कलेक्टर ही संपूर्ण शक्ति प्राप्त थी उसे न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई। उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रही। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए जिला जज की नियुक्ति की गई। जो जिले के अंदर दीवानी न्यायालय था उसमें जिला जज की नियुक्ति की गई थी। सबसे नीचे मुंशीफ की अदालत थी जो 50 रुपये तक के मामले सुनता था जिसका अध्यक्ष एक भारतीय होता था। उसके ऊपर रजिस्टर की अदालत थी जिसके 200 रुपये तक के मामले को सुनने का अधिकार था जिसका अध्यक्ष यूरोपीय होता था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो मुंशीफ की अदालत थी जो 50 रुपये तक के वेतन तक सुनता था। ऐसा आ सकता है सोया कितने भी तो 50 रुपये है जिसका अध्यक्ष कौन होता था यूरोपीय या भारतीय तो भारतीय होता था। उसके ऊपर रजिस्ट्रार की अदालत होती थी जो 200 रुपये तक के मामले सुनता था और उसका अध्यक्ष यूरोपीय होता था। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके ऊपर जिला न्यायालय होती थी। जिला न्यायालयों के ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय कलकत्ता मुर्शिदाबाद ढाका और पटना में अवस्थित थे। उस समय जो 4 प्रांतीय न्यायालय थे कलकत्ता के अंदर मुर्शिदाबादी में और ढाका के अंदर और पटना में। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ कहाँ पर तो 4 आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत थी जिसका सदस्य गवर्नर जनरल और उसके पार्षद होते थे। अंतिम अदालत किंग ऑफ काउंसिल होती थी। फौजदारी न्यायालय व्यवस्था के तहत क्या है फौजदारी न्याय व्यवस्था के तहत अंग्रेज न्यायाधीशों के नियंत्रण में जिला फौजदारी न्यायालय स्थापित किया गया। क्या है फौजदारी न्यायिक व्यवस्था के तहत अंग्रेज न्यायाधीशों के नियंत्रण में जिला फौजदारी न्याय स्थापित किए गए। मुर्शिदाबाद ढाका कलकत्ता पटना में 4 प्रांतीय फौजदारी न्यायालयों में स्थापित किए गए जिन्हें सदर निजामत अदालत की स्वीकृति के बाद मृत्युदंड देने का अधिकार दिया गया। जो 4 प्रांतीय फौजदारी न्यायालय थे उन्हें सदर निजामत अदालत की स्वीकृति के बाद में उन्हें मृत्युदंड देने तक का अधिकार प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉर्नवालिस क्या क्वेश्चन है कॉर्नवालिस ने फौजदारी कानूनों में कुछ परिवर्तन लाया जिसके तहत हत्या के मामले में हत्यारों की भावनाओं पर अधिक बल दिया गया न कि अस्त्र शस्त्र के ढंग पर। क्या कह रहा है कि कॉर्नवालिस ने फौजदारी कानूनों में कुछ परिवर्तन लाया उसके तहत हत्या के मामले में हत्यारे की भावनाओं पर अधिक बल दिया गया न कि अस्त्र शस्त्र के ढंग पर। इसी प्रकार मृतकों के अभिभावकों की इच्छा से क्षमा करना अथवा मृत्यु के बदले धन दिलाकर मुक्त करना बंद कर दिया गया। इसी प्रकार से अंग विच्छेदन के स्थान पर कड़ी कैद का प्रावधान किया गया। बैटिंग के समय न्यायिक व्यवस्था में और भी सुधार हुए। कॉर्नवालिस द्वारा निर्मित प्रांतीय अपीलीय तथा सर्किट न्यायालयों में काम बढ़ जाने के कारण रोजगार बहुत सा एकत्रित हो गया था। बैटिंग के समय न्यायिक व्यवस्था में और भी सुधार हुए। कैसे कॉर्नवालिस द्वारा निर्मित जो प्रांतीय अपीलीय और सर्किट न्यायालयों में काम बढ़ जाने के कारण रोजगार बहुत सा एकत्रित हो गया था। न्याय में प्राय विलंब भी होता था। अतः बैटिंग ने 1831 में इन
न्यायालयों को बंद कर दिया गया। इन न्यायालयों के अधिकार मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को दे दिए गए। क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण लाइन है भाई, ये आराम से देखो। क्या बेटिंग के समय न्यायिक व्यवस्था में और भी सुधार हुए। कॉर्नवालिस द्वारा निर्मित जो प्रांतीय, अपीलीय और सर्किट न्यायालयों में काम बढ़ जाने के कारण रोजगार ये बहुत एकत्र हो गए। न्याय में प्राय विलंब होता था। अतः बेटिंग ने 1831 में इन क्या है इन न्यायालयों को बंद कर दिया गया और इन न्यायालयों के अधिकार जो मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को दे दिए गए। बेटिंग ने दिल्ली और आधुनिक उत्तर प्रदेश के लिए प्रत्यक्ष सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत इलाहाबाद में स्थापित की। देखिए महत्वपूर्ण लाइन है ये, परी में बहुत बार क्वेश्चन आया है ऐसा। बेटिंग ने दिल्ली और आधुनिक उत्तर प्रदेश के लिए प्रत्यक्ष दीवानी क्या है प्रत्यक्ष सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत इलाहाबाद में स्थापित की। अब इनके निवासियों को अपील के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ता था। उस समय तक न्यायालयों की भाषा फारसी थी। अब फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषा का भी प्रयोग किया जाने लगा था। जो बेटिंग ने सुधार किया उसमें क्या कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र के लिए इलाहाबाद में जो न्यायालय स्थापित किया गया। जो निवासियों को अपील करने के लिए जो पहले कलकत्ता में जाना पड़ता था तो वहाँ नहीं जाना पड़े। इस समय तक न्यायालयों की भाषा फारसी थी। अब ऐसा भी आ सकता था कि पहले के न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, फारसी थी। अब स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जा सकती थी, है ना। ऊंचे न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग होता था या होने लगा था। योग्यता प्राप्त भारतीयों को मुंशिप नियुक्त किया गया जो सदर अमीन क्या है तक पहुंच सकते थे। कि योग्यता प्राप्त करने में भारतीयों को मुंशिप नियुक्त किया गया जो सदर अमीन तक पहुंच सकते थे। अब देखिए 1800 क्या कह रहे हैं कि 1833 में मेघालय के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया गया ताकि भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध किया जा सके। इसके परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता आईपीसी पश्चिमी देशों से ली गई। क्या है उसके परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता आईपीसी पश्चिमी देशों से ली गई। दीवानी प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया संहिता कानूनों को अन्य संहिता आई। अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लाए गए या लागू हो गए। उन्हें न्यायालयों के समरूप प्रणाली के जरिए लागू किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में न्यायिक रूप से सूचीबद्ध किया गया। अब जो 1861 में हाई कोर्ट क्या है 1861 में हाई कोर्ट एक्ट 1861 में हाई कोर्ट एक्ट लाया गया जिसके तहत पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत को समाप्त कर दिया गया। क्या कह रहा है 1861 में सुप्रीम कोर्ट एक्ट लाया गया, उसके तहत पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ये प्री में आ सकता है कि 1861 में हाई कोर्ट एक्ट लाया गया, उसके तहत जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत को समाप्त कर दिया गया था और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कथन सत्य है या असत्य? कथन सत्य है। बाद में इलाहाबाद, लाहौर, पटना में भी उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। उसके बाद में दूसरा कथन ये भी आ सकता है कि इसके बाद में इलाहाबाद, लाहौर, पटना भी उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई और 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की। क्या है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत सरकार जो अधिनियम था संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब न्यायिक व्यवस्था की विशेषताओं को देख लेते हैं। क्या न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं? कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। अंग्रेजों ने कानून के शासन या विधि के शासन के आधुनिक अवधारणाओं को लागू किया। इसका तात्पर्य था कि उसका प्रशासन कम से कम सैद्धांतिक रूप से कानून के अनुसार चलाया जाए, न कि शासन की संज्ञा व्यक्तिगत इच्छानुसार। कानून का शासन का अर्थ होता है कि अंग्रेजों ने कानून के शासन या विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा थी उसका लागू किया। इसका तात्पर्य था कि प्रशासन कम से कम सैद्धांतिक रूप से कानून चलाया जाए। कानूनों ने प्रजा के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। क्या है? कानूनों ने प्रजा के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। कानून का शासन कुछ हद तक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी था।
और किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि व्यवहारिक रूप से, क्या व्यवहारिक रूप से यहाँ कानून का शासन था। क्या ये महत्वपूर्ण लाइन है? किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि व्यवहारिक रूप से यहाँ कानून का शासन था। कानून की व्यवस्था न्यायाधीश करते थे जो प्राय अंग्रेजी थे। कानून बहुधा त्रुटिपूर्ण होते थे। कानून जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नहीं बल्कि विदेशी शासकों द्वारा निरंकुश तरीके से बनाए थे। वस्तुतः यह कानूनों का शासन औपनिवेशवादी हितों को परिचालित था। अब कानून के सम्मुख समानताएं जो थी, इसका तात्पर्य था कि कानून के सम्मुख सारे मनुष्य बराबर हैं। कानून के अनुसार कौन कौन सी बातें थी? क्या कानून का तात्पर्य था कानून के सम्मुख सारे मनुष्य बराबर हैं, जाति धर्म वर्ग के आधार पर किसी भेदभाव के एक ही कानून पर सब लागू होती हैं। अब न्यायालय के लिए भेदभाव नहीं रखता है। क्या बात है? ये कह रहा है कि कानून के सम्मुख सारे मनुष्य बराबर हैं, जाति धर्म वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून सब पर लागू होती हैं। अब न्याय के लिए भेदभाव नहीं रखा गया। किंतु ब्रिटिश भारत में वास्तविक रूप से कानून की सम्मुख समानता की स्थिति नहीं लागू थी, क्योंकि यूरोपीय उनके वंशजों के लिए अलग अदालतें थीं। यहाँ तक अलग अलग कानून भी थे। उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमों की सुनवाई यूरोपीय जज ही कर सकते थे। अनेक अंग्रेज अधिकारियों और सैनिक अधिकारियों, बागान मालिकों, सौदागरों ने भारतीयों के साथ क्रूर और अन्यायपूर्ण कार्य किया, किंतु मुकदमों के दौरान इन अंग्रेजों का ही संरक्षण था। देखिए, जो भारत में जो न्याय व्यवस्था थी, ये यूरोपियों के लिए और भारतीयों के लिए अलग थी। उनको बहुत संरक्षण प्राप्त था, ब्रिटिश लोग थे, और भारतीयों को बहुत क्रूर या दमन किया जाता था। इन व्यवस्था में व्यवहार में एक अन्य कानूनी समानता उभर कर आई। न्याय काफ़ी महंगा हो गया था। कचहरियाँ आमतौर पर दूर शहरों में थी। मुकदमे वर्ष तक चलते थे। जटिल कानून अशिक्षित और जन सामान्य की पहुंच से बाहर था। यह टॉपिक प्री की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि इस व्यवस्था के एक अन्य कानूनी असमानता उभर कर आई। क्या है? असमानताएं उभर कर आई। कानून बहुत महंगा हो गया था। कचहरियाँ आमतौर पर शहर से दूर थी। मुकदमे वर्ष भर चलते थे। जटिल, अशिक्षित और जन सामान्य से बाहर थे। इसके अतिरिक्त पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार ही नहीं मिलते। क्या है? इसके अतिरिक्त पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार नहीं मिलने देते थे। जो पुलिस और प्रशासन के अंदर जो व्यापक भ्रष्टाचार है, तो न्याय मिलने ही नहीं देते थे पहले ही उसको। कुल मिलाकर नई, क्या है? कुल मिलाकर नई न्यायिक प्रणाली उस हद तक प्रगतिशील थी जिस हद तक वह कानून के शासन और कानून के सम्मुख समानता के प्रशासनिक सिद्धांतों पर आधारित थी, तथापि व्यवहार में अन्यायपूर्ण थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम द्वैध शासन पढ़ेंगे, जो अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।